हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ आनंद सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोशल स्टडी पॉइंट। आज का हमारा टॉपिक है अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1850। इसको जानने के पहले थोड़ा हमें बैक स्टोरी में जाना पड़ेगा, और वो क्या है, नेशनलिज्म इन यूरोप। तो फ्रांस का एक इम्पोर्टेंट रोल रहा है नेशनलिज्म को लेकर। ये नेशनलिज्म जगह जगह फैला, कहाँ से? फ्रांस से ही फैला, हर जगह। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग बोलें, नपोलियन आर्मी, यहाँ से अलग अलग ग्रुप इमर्ज हुआ, जैसे अरिस्टोक्रेसी, लिबरल्स। तो अरिस्टोक्रेसी कौन थे? रूलिंग क्लास के लोग थे, और यहीं से कंजर्वेटिज्म फैला। दूसरा लिबरल नेशनलिस्ट। टाइमलाइन की बात करें तो फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था? 1789 में। इसके बाद नपोली कोड आया 1804 में, और नपोली का डिफीट कब हुआ? 1815 में। तो जो मेनली जो बोला जा सकता है कि एरिस्टोक्रेसी जो लोग थे, वहीं से कंजर्वेटिज्म आया। कंजर्वेटिज्म इज ए पॉलिटिकल एंड सोशल फिलॉसफी दैट इमर्ज आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन 1815। दे वांटेड टू प्रिजर्व ट्रेडिशन, एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूशन एंड कस्टम्स। इट प्रेफर्स ग्रेजुअल डेवलपमेंट ओवर क्विक एंड रेडिकल चेंज। मतलब कंजर्वेटिज्म एक राजनीतिक और सामाजिक आइडियोलॉजी है। ये 1815 में नेपोलियन के हार के बाद आया था, और वो लोग परंपरा स्थापित संस्थान और रीति रिवाजों को सुरक्षित रखना चाहते थे, और वे लोग सडन चेंज नहीं चाहते थे, वो चाहते थे स्लो चेंज। कोर बिलीफ की बात करें तो कंजर्वेटिज्म बिलीव दैट ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी, एग्जाम्पल मोनार्की, द चर्च, शुड बी प्रिजर्व्ड। तो उनका मानना था कि कंजर्वेटिव्स का मानना था कि स्टेट और सोसाइटी जैसे मोनार्की, चर्च, सोशल डिफरेंसेस ये सब क्या रहे? सुरक्षित रखना चाहिए। सेकेंड है लर्निंग फ्रॉम नेपोलियन। मोस्ट कंजर्वेटिव्स डिड नॉट वांट अ कंप्लीट रिटर्न टू द प्री रिवोल्यूशनरी डेज बिफोर 1789। दे रियलाइज्ड फ्रॉम नेपोलियन रिफॉर्म्स दैट मॉडर्नाइजेशन could actually strengthen traditional institution। तो ज़्यादातर कंजर्वेटिव 1789 के पहले के समय पूरी तरह से वापस नहीं लौटना चाहते थे। वे लोग नेपोलियन को जो चेंज था उससे फील किया कि मॉडर्नाइजेशन एक मोनार्की को मजबूत बना सकता है। थर्ड है हमारा स्ट्रेंथनिंग ऑटोक्रेसी। दे अंडरस्टूड दैट a modern army, modern bureaucracy, and efficient economy, professional army, and abolition of feudalism, serfdom could make autocratic monarchies much more stronger and more stable। तो स्ट्रेंथिंग ऑटोक्रेसी का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वे लोग समझ गए थे कि मॉडर्न आर्मी, मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी, इफिशिएंट इकोनॉमी, प्रोफेशनल आर्मी और फ्यूडलिज्म, सर्फडम को ख़त्म करके ऑटोक्रेसी गवर्नमेंट को शक्तिशाली और स्थिर बना सकता है। नेक्स्ट है हमारा कांग्रेस ऑफ वीना 1815। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको डायरेक्ट 5 नंबर में पूछा जा सकता है। एक्सप्लेन द कांग्रेस ऑफ वीना 1815। द मेजर टर्निंग पॉइंट डिफीट नेपोलियन इन 1815। देयर रिप्रेजेंटेटिव मेट इन वेना टू ड्रा अप कम्प्रिहेंसिव सेटलमेंट फॉर यूरोप। तो नेपोलियन का हार में हिस्ट्री का मेजर टर्निंग पॉइंट था। इसके बाद यूरोप के लिए सेटलमेंट तैयार करने के लिए यूरोप में एक वीना का मीटिंग रखा गया, जिसमें ये सारे मेंबर लोग इकट्ठा हुए थे। फर्स्ट है क्वाड्रुपल अलायंस। द पावर दैट कलेक्टिवली डिफीट नेपोलियन वेयर ग्रेट ब्रिटेन, प्रूसिया, रसिया, ऑस्ट्रिया होस्ट। द कांग्रेस वॉज होस्टेड बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर डुक मेटरनिक। तो डुक मेटरनिक कौन था? ये था आपका 19वीं सेंचुरी के पहले ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। और ये क्वाड्रिक अलायंस क्यों बनाया गया था? क्वाड्रिक अलायंस बनाया गया और इसमें हारने वाले देश जैसे ब्रिटेन, प्रूसिया, रसिया, ऑस्ट्रिया, ये सब का होस्ट ऑस्ट्रिया के चांसलर डुक मेटरनिक कर रहा था। नेक्स्ट है हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? टू अनडू मोस्ट ऑफ द चेंजेस दैट हैड अकर्ड इन यूरोप power during the Napoleonic Wars and restore the monarchies overthrown by the Napoleon, thereby establishing and restore the conservative order। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये था कि नेपोलियन जब यूरोप के बदलाव किया तो
तो उसको फिर वापस लाना जो कंजर्वेटिव ऑर्डर था, यही प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था। प्रोविज़न ऑफ द ट्रीटी ऑफ वियना 1815, इसका प्रोविज़न क्या क्या था? ट्रीटी ऑफ वियना 1850 मेजर जियोपॉलिटिकल अरेंजमेंट डिजाइन टू कंटेन फ्रांस एंड रीडिस्ट्रीब्यूट द पावर। नेपोलियन जब ये ट्रीटी, तो ट्रीटी में क्या साइन हुआ था कि जो बॉर्बन डायनेस्टी था, यहाँ से देखिए, द बॉर्बन डायनेस्टी विच हैड बीन डिपोज्ड ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवोल्यूशन वाज रिस्टोर्ड टू पावर इन फ्रांस। तो बॉर्बन डायनेस्टी जिसे फ्रेंच रिवोल्यूशन में 1789 के समय हटा दिया गया था, हाँ उस समय ये हटा दिया गया था, उसे फ्रांस ने फिर से रिस्टोर किया। सेकेंड है प्रिवेंटिंग फ्रेंच एक्सपेंशन, अ सीरीज ऑफ स्टेट वर सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्यूचर फ्रेंच एक्सपेंशन। तो फ्यूचर में फ्रेंच एक्सपेंशन को रोकने के लिए फ्रांस को बॉर्डर पर कुछ स्टेट को इस्टेब्लिश किया, जैसे देखिए, द किंगडम ऑफ द नीदरलैंड विच इंक्लूड बेल्जियम वॉज सेटअप इन द नॉर्थ, जिनोवा वॉज एडेड टू पिडमोंट इन साउथ। तो इसमें क्या हुआ कि जैसे नॉर्थ नीदरलैंड को इस्टेब्लिश किया गया, साउथ में पिडमोंट के साथ जेनेवा को जोड़ दिया गया। नेक्स्ट है सप्रेसिंग फ्रीडम, conservative regime set up 1850 were autocratic. They did not tolerate criticism, imposed strict censorship laws on newspaper, books, plays, songs to stop the spread of revolutionary idea. तो सप्रेसिंग फ्रीडम में क्या क्या किया गया? 1815 में इस्टेब्लिश कंजर्वेटिव ऑटोक्रेटिक था, उन्हें क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं हुआ, किसी की आलोचना आप करेंगे तो उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, जैसे ये ऑटोक्रेसी लोग थे तो उनको बर्दाश्त नहीं किया और न्यूज़पेपर, बुक्स, प्ले, सॉन्ग स्ट्रिक्ट सेंसरशिप लगा दिया गया। नेक्स्ट है हमारा टेरिटोरियल रिवार्ड्स फॉर द विक्टर्स। तो कुछ टेरिटोरियल रिवार्ड दिया गया जीतने वालों को, जैसे पुरुसिया वॉज गिवन इंपॉर्टेंट न्यू टेरिटरी ऑन फ्रांस वेस्टर्न फ्रंटियर इंक्लूडिंग अ पोर्शन ऑफ सैक्सोनी। तो इसमें क्या किया? पुरुसिया में जो वेस्टर्न फ्रांस के बॉर्डर थे, इंपॉर्टेंट टेरिटरी दिया गया जिससे सैक्सोनी को भी शामिल किया गया। सेकंड है ऑस्ट्रिया वॉज गिवन कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न इटली प्रोविंसेस। तो ऑस्ट्रिया को नॉर्दर्न इटली फ्रंटियर को कंट्रोल दिया गया। थर्ड है रसिया वॉज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड। तो रसिया को पोलैंड को एक पार्ट दिया गया। एक्सेप्शन क्या था? द एक्सेप्शन जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट दैट हैड बीन एस्टैब्लिश्ड बाय नेपोलियन वॉज लेफ्ट कंप्लीटली अनटच्ड एंड दे वेयर प्लेस्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑस्ट्रिया। तो एक्सेप्शन ये था कि नेपोलियन द्वारा इस्टेब्लिश 39 स्टेट को पूरी तरह से अनटच छोड़ दिया गया। नेक्स्ट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंजर्वेटिव रिजिम्स। तो पॉलिटिकल लैंडस्केप आफ्टर 1815 वॉज डिफाइंड बाय द स्ट्रिक्ट ऑर्थोटोरियन कंट्रोल, जैसे ऑटोक्रेटिक एंड ऑब्सोल्यूट नेचर। द कंजर्वेटिव रिजिम इस्टेब्लिश्ड इन 1815 वेयर इंटायरली ऑटोक्रेटिक एंड ऑब्सोल्यूट। तो 1815 इस्टेब्लिश कंजर्वेटिव पूरी तरह से ऑब्सोल्यूट था। ऑब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? जिसके पास पूरी ताकत हो, जिसको ना कोर्ट चैलेंज कर सकता है ना पार्लियामेंट चैलेंज कर सकता है। ठीक है। Intolerance of criticism. They did not tolerate criticism of their policy. They fiercely sought to curb any activities that challenged the legitimacy of autocratic government. तो वे लोग अपनी क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त नहीं करते थे। अगर कोई उनकी एक्शन को चैलेंज करता था तो वो लोग दबा देते थे। थर्ड है स्ट्रिक्ट सेंसरशिप लॉ। दे इम्पोज्ड स्ट्रिक्ट सेंसरशिप लॉ ऑन न्यूज़पेपर, बुक्स, प्ले, पैम्पलेट्स, सॉन्ग्स, suppress idea of liberty, freedom, revolutionary thoughts associated with the French Revolution। तो इसमें क्या किया गया कि फ्रेंच रिवोल्यूशन के आइडिया से जुड़े लोग जो भी थे उस पर क्या हुआ? सेंसरशिप लगा दिया गया, जैसे ताकि उनके विचार को न्यूज़पेपर, बुक्स, प्लेस, पैम्पलेट, सॉन्ग्स में न छापा जाए। द मेजर फ्लैगशिप पॉइंट स्ट्रिक्ट सेंसरशिप। Despite banned newspaper, books, play and songs that spike of liberty, that memory of the French Revolution continued to inspire liberals. The major issue taken up by the liberals nationalists who criticized this newspaper conservative order was the freedom of press। अभी जो मैंने ये बताया यही लाइन है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है हमारा, आज का रहा भी है। आप इसे 1-2 बार ज़रूर देखिए। नोट्स बनाना हो तो आप बना सकते हैं, एग्ज़ाम पर्पस
से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। ठीक है, ये आपको डायरेक्ट एक्सप्लेन करने के लिए भी बोला जा सकता है, 2 नंबर 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है, तो आप इसको 1 से 2 बार ज़रूर देखें। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।